हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट के जो बिजनेसेस होते हैं, जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, जो अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर में बेचने में मदद करती है। कंपनी का जो नाम है वो है जुस्तो रियल फिनटेक लिमिटेड। अब इसका जो आईपीओ है वो 24 से 26 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। तो 127 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया प्राइसिंग के अंदर में। और यहाँ पर 63 करोड़ रुपीज उठाने का ट्राई कर रही है। राइट। कंपनी के सारे पैसे जो उठा रही है वो सारे कंपनी के पास में जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। दो, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में बिफोर आईपीओ 52% मालिकाना हक था। एंड आफ्टर द आईपीओ 38% ही रह जाने वाला है। अब यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है ये, बिकॉज प्रमोटर्स जब इतने, जो कंपनी की टोटल वैल्यू मिला के यहाँ पे 238 करोड़ रुपीस लगाई जा रही है, और इस स्टेज के ऊपर में इतनी छोटी होने के बावजूद भी जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 38%, जो कि जो कंट्रोलिंग स्टेक होता है उससे भी डाउन चला गया, वो भी एसएमई सेगमेंट के अंदर में। सो दैट्स वेरी वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है। तो बेसिक रीज़न इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पर तो कुछ भी बेसिक रीज़न इन्होंने बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे 36 करोड़ रुपए तो हम वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करने वाले हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स जो हमें मिलने वाले हैं उनको, उन पे काम शुरू करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास में ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उसको और डेवलप करेंगे, अच्छा बनाएंगे। और बाकी हम लोग लोन चुकाएंगे 5 करोड़ रुपए से। सो बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं, और कंपनी को यहाँ पे बढ़ने में मदद करने वाले हैं, ऐसे रीजंस नजर आ रहे हैं। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में रीड करके कि और क्या हमें पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आती है। बेसिकली हमें देखा जाए तो सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट तो ऑलरेडी नज़र आ ही चुका है। बट कई बार क्या होता है कि जो नए जो हाथ होते हैं या फिर जो नए जो लोग होते हैं जिनके पास, जिन्होंने ऑलरेडी कंट्रोलिंग स्टेक, क्योंकि प्रमोटर्स जब कंट्रोलिंग स्टेक यूज करते हैं तो किसी किसी दूसरे आदमी के हाथ में कंट्रोलिंग स्टेक जाता है। राइट, जिसको हम टेक ओवर बोलते हैं। तो वो कई बार अच्छे निकल जाते हैं, तो उस वजह से कंपनी अच्छी चल जाती है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट कई बार निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब कंपनी का पैसा तो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो मेनली वर्किंग कैपिटल के अंदर में ही यूज़ हो रहा है। दैट्स ओके। यहाँ पर कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है पुष्पमित्र दास जी, जो हैं वो कंपनी को चला रहे हैं, और उन्हीं के पास में जो अच्छा खासा मालिकाना बिफोर द आईपीओ, आफ्टर द आईपीओ रहने वाला है। एंड यहाँ पर ये कुछ 10 शेयर होल्डर्स और हैं जिनके पास में यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट के अंदर में शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर में रहने वाली, जिनका आप लोग नाम देख सकते हैं। और ये अगले 6 महीने तक जो है अपना स्टेक सेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी पे कोई केस वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है 2019 के अंदर में ही हुई थी, और यहाँ पर बाद में इन्होंने ये माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पुष्पमित्र दास को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 57 ईयर्स की एज है इनकी। एंड यहाँ पर इनके पास में जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का मतलब जो जो रियल एस्टेट का यहाँ पर इनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, बट फाइनेंसिंग का, अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, इस पर्टिकुलर चीज़ का इनके पास में जो है वो ज्ञान है। राइट। तो रियल एस्टेट का इतना ज्ञान नहीं है, बट वो जो यू नो किस तरीके से कैसे नंबर्स का जो ज्ञान है, नंबर्स का इनके पास में अच्छा ज्ञान। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुष्पमित्र दास जी, वो आज के दिन 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सैलरी इस कंपनी से सालाना उठाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है जुस्तो, वो रजिस्टर्ड है। एंड इनके जो ऑफिसेज हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह हैं, और जो ऑफिस वगैरह खोल रखे हैं वो सब रेंटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो ओन्ड भी हैं, जो कि फ्लैट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कंपनी, क्योंकि मेनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कंपनी बिछवाने का काम करती है दूसरी कंपनियों को, डेवलपर्स की। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लैट इनको भी पसंद आ गए होंगे, या फिर जो डेवलपर है उसने बोला कि तुम मेरी इतनी प्रॉपर्टी बिकवा दो, मैं आपके नाम पे एक फ्लैट कर दूंगा, तो पैसे देने के बजाय ये वाले ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मुझे लग रहा है उस तरीके से इनको फ्लैट्स भी इनके हाथ आ चुके हैं। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर 331 एम्प्लॉयज आज के दिन इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छे खासे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा बिकवा पा रहे हैं आज के दिन, वो पुणे और मुंबई की हैं, उसके अलावा नहीं। सो दैट मीन्स कि महाराष्ट्र के अंदर में ही इनका दबदबा आज के दिन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर पुणे के अंदर में 66%, तो मेनली पुणे और महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र के अंदर में पुणे एंड मुंबई। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू जो आ रहा है इनका मेनली जो है रिपीटेड कस्टमर से सबसे अच्छा खासा देखने को मिला। दैट मीन्स जिन्होंने इनसे पहले प्रॉपर्टी खरीदी है वही इनसे दोबारा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और यहाँ पर हर साल इनका जो है रिपीटेड कस्टमर से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा फर्स्ट टाइम कस्टमर्स भी इनके पास में अच्छे खासे आते हुए दिख रहे हैं।
अब यहाँ पर एक जो है साइकिल शुरू हो जाती है। जैसे मान के चलो कि कोई जो नए कस्टमर्स होते हैं, राइट, इनके पास मतलब नॉलेज तो है ही पूरा का पूरा, किसी भी जो नया लॉन्च होता है, जो नई प्रॉपर्टीज लॉन्च होती हैं, उनका अच्छा खासा नॉलेज है। इनके पास भी नॉलेज ये भी है कि जो नया जो डेवलपर है, जो नए प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहा है, उसके एथिक्स कैसे हैं, डेवलपर की पूरी इसको नॉलेज है। एथिक्स, अगर एथिकल आदमी है तो वो चीज़ को टाइम के हिसाब से और बिना चीट करने वाला डेवलपर होता है, तो उसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्या है कि कई लोग इनके साथ में जुड़ाव में रहते हैं कि यार तुम मुझसे भी पैसे ले लेना, बस मुझे ये बता दे कि अच्छी लॉन्च कहाँ पे हो रही है, अच्छा डेवलपर लॉन्च कहाँ पे कर रहा है, उस पर भी मैं इनिशियली ही पैसा लगा दूंगा, ताकि फ्यूचर में चल के जब वो डेवलप हो जाएगा तो मैं रीसेल वैल्यू के ऊपर मैं अच्छा पैसा कमा लूँ। तो वो भी इनके पास में एक अच्छा खासा जरिया होता है कमाई करने का, राइट। क्योंकि मार्केट में एक ढंग के डेवलपर मिलना एक बहुत बड़ा इशू रहता है, वो भी एथिकल एथिकल डेवलपर मिलना एक बड़ा इशू देखने को मिलता है। तो वो इनको नॉलेज होता है कि जो पास में इन्होंने जो प्रॉपर्टीज बेची हैं, तो कौन सा डेवलपर के साथ में इनके जो रिलेशंस हैं अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया इनके साथ में, तो वो एक नॉलेज बेसिकली हमें हो जाता है जब हम काम करते हैं किसी फील्ड के अंदर में। तो दैट इज इसीलिए तो इनके जो रिपीटेड कस्टमर्स हैं उनका रेवेन्यू इनके पास में बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो लॉन्च वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी जो सेकंड हैंड वाले हैं उनका रेवेन्यू भी देखने को मिला है। जैसे बताया कि जो क्लाइंट्स हैं तो रिपीटेड वाले, तो वो पहले क्लाइंट खरीदते हैं लॉन्च वाला, और फिर वही क्लाइंट्स थोड़े टाइम बाद के अंदर में बेचने की कोशिश करते हैं कि उनको दूसरे क्लाइंट्स को बेचने, तो वो इनसे भी हेल्प ले रहे होते हैं कि बीच में भाई तू कमीशन ले लेना, बेच दो। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसका आज भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चलने की इसकी उम्मीदें हैं। बस द पॉइंट इज कि ये जो लोग खुद जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं ये एथिकल रहे, और इनकी जो फीस है वो नॉर्मलाइज्ड रहे, ना कि दोनों तरफ से क्लाइंट्स को लूटने की कोशिश करें। तो वो यहाँ पर अगर कहीं ट्रस्ट के अंदर में इश्यू आ जाता है फ्यूचर में चल के, तो वो एक बड़ा इश्यू देखने को मिल सकता है, राइट, इस कंपनी के साथ में। तो आज के दिन इसीलिए मैंने बोला प्रमोटर्स जो हैं इस कंपनी के, उनका स्टेक काफ़ी कम हो गया, तो फ्यूचर के अंदर में किस तरीके से अपने एथिक्स को मेंटेन रखेंगे वो एक बड़ा इश्यू यहाँ पर देखने वाले को मिल सकता है। मतलब कि वो इसके साथ में जुड़े रहने की कोशिश करेंगे कि कंपनी को मैं रेवेन्यू करवाऊं कि मैं अपनी जेब में रेवेन्यू डालूं, आउट ऑफ द कंपनी सेटलमेंट, जिनको हम बोलते हैं कि यार तुम कंपनी में ट्रांजेक्शन मत दिखाओ, तुम एक काम करो, मेरी बीवी के नाम पे 10 फ्लैट बिकवा दूँ, एक बीवी के नाम पे कर दो। तो दैट काइंड ऑफ सेटलमेंट जो है वो वो थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू है। सो इसलिए मैंने बोला प्रमोटर के एथिक्स के ऊपर में सवाल आ सकता है, क्योंकि उनका स्टेक काफ़ी कम इस कंपनी में हो जाने वाला आफ्टर दी आईपी, वो एक क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है टर्म शीट। अब कंपनी ये काफ़ी सारे जो है कंपनी कोई भी जब साइन करती है किसी डेवलपर को ऑनबोर्ड करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए, तो एक टर्म शीट साइन करती है जिसके अंदर में ये पूरे के पूरे जो हैं आउटलाइंस होते हैं कि हम लोग इतना इतना इतने में बिकवाएंगे, इतना हम फीस लेने वाले हैं, आपको अपफ्रंट इतनी फीस देनी पड़ेगी, इतने टाइम में हम बिकवा देंगे तो हम इतना पैसा लेंगे, इतने टाइम से ऊपर लग जाता है तो हम इतनी ही फीस लेने वाले हैं। सो दीज काइंड ऑफ ऑल दी कंडीशंस एंड रूल्स एंड डेफिनेशंस एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द टर्म शीट, जिसके ऊपर में दोनों पार्टी साइन करती हैं और बाद में रेवेन्यू मतलब सेल्स शुरू होती है, राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी के जो नंबर्स क्या बोल रहे हैं, कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं एसएमई सेक्टर की कंपनी, छोटी कंपनी है आज के दिन, तो 76 करोड़ रुपीज़ टोटल मिला के इस कंपनी में लगे हुए हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो 76 में से भी अगर देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स का एक्चुअल पैसा जो कमा कमा के इकट्ठा करके जो इस कंपनी में डाला हुआ, जो इनिशियली डाला था, वो टोटल मिला के अब तक 52 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी में लग चुके हैं। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कंपनी ने लोन भी ले रखा है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोन भी इन्होंने अच्छा खासा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में देखने को मिल रहा है। अब ये जो नया लोन लिया है इसको इन्होंने कहाँ पे डाला है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी अंडर डेवलपमेंट, दैट मीन्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो उनके अंदर में हमने पैसा डाल रखा है, सो दैट की पैसा जो है फ्यूचर के अंदर में हमें इंटेंजिबल एसेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। नॉन करंट एसेट्स में डाल रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट मीन्स कि जो कंपनी ने ऑलरेडी जो फ्लैट्स बिकवा दिए हैं उनका पेमेंट अभी आना बाकी है, जिनको ये ऑलरेडी सेल में काउंट कर चुके हैं, रेवेन्यू में काउंट कर चुके हैं, बट उनका पेमेंट अभी तक डेवलपर की साइड से नहीं आया है, तो वो पैसा यहाँ पर बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि इनको जो अपना वर्किंग कैपिटल जो है काम करवाने के लिए पैसा लोन पे उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पैसा जो डेवलपर है वो टाइम पे दे नहीं रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि डेवलपर्स जो होते हैं वो अपने जो जो उस सब्जेक्ट है, जो उस फील्ड के, वो अपने आप में किंग है, और ये अपने आप में किंग है। तो दोनों का जब टकराव होता है तो कई बार रूल्स रूल्स में ही चले जाते हैं, पैसे अटके अटके पड़े रहते हैं।
तो वो एक थोड़ा सा इश्यू है, तो वो इसकी वजह से मुझे लग रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स इनके बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनका रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो 70 करोड़, 60 करोड़, 81 करोड़, तो दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर पा रही है, 15 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़। तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया भाई, यहाँ पर कंपनी का खर्चा, ओके, तो कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी का फिक्स खर्चा जो है, जैसे अब यार जो फौज है 300 लोगों की, उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी, राइट, तो वो तो फिक्स खर्चा हो गया। तो अब रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो फीस तो जाएगी है फिक्स। अब उसके अगर वो फौज जो है अच्छा खासा रेवेन्यू ले आती है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। तो इनका एक पास में ब्रेक इवन पॉइंट है, उस ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चले जाते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट हैम्पर होता है। तो आज के दिन इनका ब्रेक इवन पॉइंट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, रेवेन्यू जो है अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, दैट्स ग्रेट। और नेक्स्ट यहाँ पर 15 तो हम लोग नेट पी रेशियो निकालने के लिए हम 15 करोड़ ही यूज करने वाले हैं ऑब्वियसली, बिकॉज आफ्टर दिस आईपीओ इनकी रेपुटेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से हम लोग 15 करोड़, बट हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी हमें, सो हम लोग 12 करोड़ कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे कैश फ्लो की हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो इज नेगेटिव, बिकॉज कंपनी जो रेवेन्यू काउंट करती है वो पैसा हमेशा से अटकता ही आ रहा है। पिछले से पिछले साल 19 करोड़ अटका, फिर 3.5 करोड़ अटका, फिर इस बार 18 करोड़ रुपये अटका हुआ है, जिसको ये रेवेन्यू काउंट करे जा रहे हैं, बट यहाँ पर पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव कंपनी जो शॉर्ट टर्म लोन उठाए हैं वो पैसा इनके पास में पड़ा हुआ है, तो इनका खुद का पैसा नहीं है वो, राइट। तो दैट्स अ काइंड ऑफ बिगर इश्यू इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, और काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसको हम देख सकते हैं इसको एक काफ़ी बड़े नेगेटिव पॉइंट की तरह, राइट। सो अब थोड़ा सा हम 12 करोड़ भी मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही हम काउंट करने वाले हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर यूज़ करते हैं तो 10 CR के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। बाकी इसका कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, राइट, इस सब काम करने वाली कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी तो है नहीं इस मार्केट के अंदर में आज के दिन जिसके साथ हम कंपेयर कर पाएँ। तो हमारे जो पी रेशियो आज के दिन इसका निकल के आ रहा है 10 करोड़ के हिसाब से, वो है 23 का पी रेशियो, जो कि ठीक है, राइट। बाकी कम इस कंपनी के अगर हम लोग एप्लीकेशंस को देखते हैं, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं, अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यूज बीच में ना आए, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि सब एथिकल है उस हिसाब से तब, और पैसा बीच में अटके ना, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है फ्यूचर के अंदर में भी, राइट, क्योंकि सबको प्रॉपर्टी चाहिए और सबको भरोसेमंद आदमी चाहिए जिसके थ्रू प्रॉपर्टी चाहिए, और जो बीच में नॉर्मलाइज फीस रखे, ज़्यादा फालतू की फीस ना रखे और हिडन चार्जेस ना हो फालतू में, जो भरोसा जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कोई मार्केट में अगर प्लेयर ये बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स अनलॉक कर सकते हैं, राइट। एच के लिए भी बड़े जो, क्योंकि एच को भी एक कैटर कर सकते हैं, अल्ट्रा एच को भी एक कैटर कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग ओवर हियर। अब आज के दिन 23 का पी रेशियो और नेटवर्थ के हिसाब से अगर वैल्यू देखी जाए तो 51 करोड़ रुपया और 110 टू का पीबी रेशियो, दैट इज अगेन फाइन देखने को मिल रहा है, राइट। सो अब फाइनल व्यू क्या बन रहा है कंपनी को लेकर के, मेरे को कॉशियस रहने की यहाँ पर फाइनल व्यू बन रहा है। बाकी आपको एक बार जो हवा क्या बनाई जा रही है लिस्टिंग गेन के हिसाब से, वो हवा को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हवा जो है वो काफ़ी पॉजिटिव बन रही है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉजिटिव बन रही है। तो अब आपको पूरा खेल समझ में आ गया कौन से कॉशियस के जो तरीके हैं कि कहाँ डर है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेंटेन कर पाएंगे, प्रमोटर पे आपको भरोसा है, मेनली इस टाइप की कंपनियों के अंदर में मेन जो भरोसा है वो जो कंपनी को चलाने वाला है उस पर भरोसा है, तभी इस टाइप की कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, अदरवाइज तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसके पास बहुत तरीके हैं इसको बर्बाद करने के बिजनेस को। बाकी यहाँ तक लेके आए हैं तो आई थिंक थोड़ा बहुत अब जिसको आ रहा है वो लगा सकता है। बाकी मैं इस बात पे कुछ नहीं कहूँगा, ना लॉन्ग टर्म का व्यू देने वाला हूँ, ना शॉर्ट टर्म का, ना लिस्टिंग गेन का यहाँ पर एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये पॉइंट एथिक्स का है। यहाँ पर रेवेन्यूज़ को नंबर्स को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी काफ़ी नेगेटिविटी नजर आती है, राइट। सो दैट्स ऑल माय व्यू इज। बाकी अगर आप यहाँ को जीएमपी जो है मोर देन 30% देखने को मिलती है तो इसे लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग जरूर अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स माय पर्सनल व्यू। एंड बाकी आपको भी अपना डिसीजन बनाए, अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही अपना डिसीजन बनाए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।